हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिश मित्तल। देन हमने सीईटी की साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें से हमने ह्यूमन डिजीज टॉपिक लिया था। उसमें से आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट में आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बताए थे कि कौन सी डिजीज किस में आती हैं और कौन सी कॉग्निशन डिजीज है, कौन सी इन्फेक्टियस है, नॉन इन्फेक्टियस है, ये सब के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में समझा दिया था। और आपको डिफरेंट पैथोजन के बेस पे कौन सी डिजीज कौन सी किस पैथोजन की है वो सारी आपको लास्ट क्लासेस में बता दिया गया है। और उसमें से आपके जो बैक्टीरियल डिजीज है काफ़ी डिटेल में एक एक करके हमने सारे पैथोजन्स के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, इफेक्टेड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो बैक्टीरियल डिजीज आपकी लास्ट क्लास में हो चुकी है। आज हम उसकी में से दूसरे पैथोजन की डिजीज पढ़ेंगे, वायरल डिजीजेस। तो आपकी पैसे तो मैक्सिमम चांसेस तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि कोई ये पूछता है कि कौन सा ये डिजीज, 4 डिजीज के नाम दे दिए कि ये कौन से पैथोजन से रिलेटेड है, कि किस पैथोजन की डिजीज है। मैक्सिमम उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, वो आपकी हो चुकी है। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम वायरल डिजीजेस करके पढ़ेंगे। तो आपकी डिजीजेस में से क्वेश्चन बस यही ज़्यादातर यही आते हैं। आपको तो ये पढ़ना है कि कौन सी डिजीज किस पैथोजन की है, उनका कौन सा वायरस है या फिर कौन सा पैथोजन है, उसके स्पेसिफिक नाम के बारे में पता होना चाहिए, और कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, कौन से उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, और उनकी टेस्ट और वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। और यही हमको पढ़ना है। तो हम आज वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जानकारी लेंगे कि वायरस क्या होता है, एक्चुअल में वायरस होता क्या है, वायरस कैसे वर्क करता है। तो हम थोड़ी उसके बारे में जनरल नॉलेज, अपनी बेसिक नॉलेज के लिए हम थोड़ा वायरस के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको यहाँ पे बताया है कि वायरस को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बताते हैं। किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। और कनेक्टिव लिंक हम क्यों बताते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? ये क्योंकि वायरस का अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई खुद के सेल्फ कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, कोई भी खुद का कोई सेल्फ कैरेक्टर नहीं होता। उसका उसमें कैसे वर्क करता है? अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, कोई लिविंग सिस्टम के अंदर है, कोई मतलब कोई भी एनिमल बॉडी, कोई भी लिविंग आपका सिस्टम है उसके अंदर है, तो वो अपने लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है, अपने सिम्टम शो करता है, अपनी डिजीज शो करता है, कैरेक्टर शो करता है। और वो ही वायरस अगर अपने एनवायरनमेंट के अंदर है या फिर कोई नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर है तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। कोई भी इसको मतलब नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई भी कोई काम नहीं करेगा, ना कोई कैरेक्टर शो करेगा, ना कोई सिम्टम शो करेगा, ऐसे ही खुले में पड़ा रहेगा। अगर तब तक उसको कोई लिविंग ऑर्गन, लिविंग बॉडी नहीं मिल जाती, तब तक वो अपना कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करता। खुले कोई नॉन लिविंग बॉडी में अगर वो पड़ा होगा तो वो नॉन लिविंग तरह की ही पड़ा रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, कोई बीमारी, कोई भी कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो वही वायरस अगर किसी लिविंग बॉडी की कांटेक्ट में आ जाता है तो अपने डिफरेंट कैरेक्टर शो करने लग जाता है, डिजीजेस हो जाती हैं बहुत सारी। तो ये वायरस ऐसे काम करता है। वायरस अपने कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, सेल्फ का कोई कैरेक्टर नहीं होता, जैसा उसको एनवायरनमेंट देंगे वैसा वो डल जाएगा। इस वजह से इस वायरस को कनेक्टिव डिवाइस बताया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। वायरस की कोई खुद की सेल्फ लाइफ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है ऑलवेज। जैसा उसको एनवायरनमेंट देंगे वैसा कैरेक्टर शो करेगा, वैसा बिहेव करेगा। खुद की कोई डिजाइन नहीं होती वायरस को, हम जैसा जो चाहती है वो करवा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो वायरस की बॉडी कैसी होती है, वो एसेलुलर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? वायरस में ना तो कोई सेल होती है, ना कोई सेफ होता है, ना कोई इसका साइज होता है, कुछ भी नहीं होता, ना वॉल्यूम होता, फ्रीली होता है, कैसा भी हो सकता है। एसेलुलर होता है, कोई सेल भी नहीं होती है उसमें, तो प्रॉपर ग्लूकोज कुछ भी नहीं होता है। जस्ट उसमें 2 कंपोनेंट से उसकी बॉडी बनी होती है। उसमें एक अपना पाया जाएगा आउटर जो कवरिंग होती है, जैसे अपन के अंदर स्किन है, डिफरेंट सब्सटेंस से बनी होती है, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और उसमें क्या पाया जाता है? अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये आपको सभी को पता होगा। जेनेटिक मटेरियल अपने डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए या फिर आरएनए 2 तरीके की जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन वायरस के अंदर क्या होता है? वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। या तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, एक चीज प्रेजेंट होगी, या फिर आरएनए ही प्रेजेंट होगा फिर डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। ये नहीं कि दोनों चीज आप साथ में मिल जाए जेनेटिक मटेरियल। जैसे ह्यूमन बॉडी है, अपन लोगों की बॉडी है, हमारी बॉडी में डीएनए भी मिलता है, आरएनए भी मिलता है। लेकिन वायरस की बॉडी में ये नहीं होता है। वायरस की बॉडी में या तो फिर वो डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है। उनमें दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं पाई जाती है। और उनकी बॉडी में कोई सेफ नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती सेल्स की, जब तक उसको लिविंग सिस्टम नहीं दे दिया जाएगा। कुछ भी नहीं होता, फ्रीली होता है, फ्रीली पड़ा रहता है ऐसे ही।
ये इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको बारे समझ में आ गया होगा। केवल आपको बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी होता है, कोई पूछ ले तो आप खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिजीज पढ़ेंगे वायरल, उसका नाम है एड्स। पहले इसकी एड्स की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। डायरेक्ट ये फुल फॉर्म ही आपकी आ जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डिजीज भी बोला जाता है या फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोलते हैं? एड्स को हम ग्रुप ऑफ डिजीजेस या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्यों बोलते हैं? तो ये इस वजह से बोलते हैं। एड्स कैसे वर्क करता है पहले ये समझो। तो एड्स में क्या होता है? एड्स में खुद की कोई बीमारी नहीं होती है। आपका एड्स का वायरस आपकी बॉडी में आ गया इन्फेक्टेड पर्सन से, कैसे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कैसे भी एसटीडी डिजीज बोला जाता है इसको, कैसे भी आपके अंदर एड्स का वायरस आ गया एचआईवी। तो एड्स की खुद की कोई बीमारी नहीं होती है। ये क्या करता है? अपनी बॉडी का जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, अपनी इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, एंटीबॉडी सिस्टम होता है अपना, उसको एकदम से गिरा देती है। केवल एचआईवी जो वायरस होता है, एड्स का जो वायरस है, केवल यही काम करता है। इससे क्या होता है कि अपनी बॉडी बहुत ही इतनी वीक हो जाती है कि कोई भी अपना नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, वो भी इतनी जोर से इफेक्ट करता है अपनों को कि मतलब हम मरने तक हो जाते हैं। इजीली सही नहीं हो जाता। रिकवर करने में जितना मैक्सिमम टाइम लगता है उससे कई ज्यादा टाइम लगता है। जैसे आपको कोई कट लग गया तो आपकी जल्दी जल्दी वो भरेगा नहीं, 4-5 दिन भर जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम नहीं आता, 10-15 दिन वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। ये होता है। कोई भी नॉर्मल बीमारी, टाइफाइड, निमोनिया, जॉन्डिस, एक्सवाइजेड बैक्टीरियल डिजीज हो या प्रोटोजोअल डिजीज हो, कुछ भी हो, इजिली आपकी बॉडी उसको क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। और वो सही नहीं होता है क्योंकि अपनी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी वीक हो गई तो सही कहाँ से होगा? ये होता है एड्स में। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ डिजीजेस और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं कि कोई भी इसमें कोई भी बीमारी इजिली हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं। इस वजह से एड्स को ग्रुप ऑफ डिजीज और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बोला जाता है। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। और एड्स क्या होता है? अपनी एक एसटीडी डिजीज होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आई होप बता दिया था आई थिंक, कि एसटीडी डिजीजेस के नाम बताए थे। एड्स होता है, हेपेटाइटिस होता है, हर्पिस होता है, डिफरेंट टाइप के आपको मैंने नाम बताए थे। ये उसी तरह से एड्स भी वही चीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से। और ब्लड सेक्सुअली जो डिजीज है वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होती है और अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती है। ये दोनों उनको क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं एक तरीके से। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके हम क्या पढ़ेंगे? कहाँ से पैथोजन के बारे में जानेंगे। तो कौन सा वायरस होता है इसमें? एड्स में अपना होता है एचआईवी। तो इसकी भी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें एड्स में जो पढ़ेंगे तो हमें दोनों टाइप फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, एड्स की भी और इसकी वायरस की भी। तो एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको रिपीटेड पूछी जाती है। तो आप ये इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है वो मैंने आपको बताया था। या तो वायरस में आपका डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो जो एचआईवी में हमें क्या पाया जाता है? अपना आरएनए पाया जाता है। और वो भी कैसा होता है? अपना सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड क्या होता है ये आपको इधर समझ में नहीं आएगा। इधर तो केवल आप अपना टर्मिनोलॉजी याद रखो कि सिंगल स्टैंडर्ड हमें एचआईवी में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। वैसे तो बहुत कम चांसेस है ये आपको इतना डीप क्वेश्चन पूछे, बाई चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल आप चैप्टर पढ़ोगे, जेनेटिक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें अच्छे से बताया जाता है। तो यहाँ पे केवल आप अपना नाम ध्यान रखोगे। और इसको हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। ये 3 चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अपने पैथोजन के बारे में। अब आ जाता है इसकी डिस्कवरी, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि एड्स सबसे पहले हमें कहाँ मिला था, कैसे मिला था। तो एड्स सबसे पहले 1981 में कहाँ मिला था? यूएसए में मिला था। किससे मिला था? एक होमोसेक्सुअल पर्सन के थ्रू एड्स की डिस्कवरी की थी। और जो इस होमोसेक्सुअल पर्सन के अंदर कहाँ से आई थी? एक मंकी के थ्रू आई थी। इन्फेक्टेड हो तो वो मंकी चाहे उसके ब्लड के टच में आ गया हो, कैसे भी आ गया होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया होगा, ब्लड के प्रोडक्ट के टच में आ गया, कॉन्टामिनेटेड ब्लड होगा मंकी का, सेक्सुअली इंटरकोर्स कुछ भी हो सकता है, उसकी तरह उसके अंदर क्या आ गया। तो 1981 में यूएसए में मिला था। और 1986 में सबसे पहले कहाँ मिला था? मैं इंडिया में मिला था। इंडिया में भी कहाँ से मिला था? अपने चेन्नई से मिला था। और अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे पहले हमें कहाँ मिला था? वो हमें मिला था पुष्कर में। ये हमें तीनों डाटा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले यूएसए में, इंडिया में,
चाइना से, चेन्नई से, और अपने जो राजस्थान में कहाँ से मिला था, पुष्कर से मिला था। और सबसे ज्यादा हमें एड्स के पेशेंट कहाँ मिलते हैं, मैक्सिमम एड्स पेशेंट आर फाउंड फ्रॉम नाइजीरिया। और एड्स डे कब मनाया जाता है अपना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको कोई भी गलत होना है या फिर कुछ भी चांसेस नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसे फैलता कैसे है, कैरेक्टर से पहले हम इसका पढ़ेंगे कि ये फैलता कैसे है। तो ये पहले ही बता दें कि ये अपनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहा है कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उसके थ्रू फैलता है। कॉन्टामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या फिर ब्लड प्रोडक्ट के टच में आ रहा है, तो उससे भी हो सकता है। बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल इन एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनियस ड्रग एब्यूजर, कोई ड्रग एडिक्टेड है, कोई अपना वो सिरिंज से वो इंजेक्शन लगाते हैं ना ड्रग्स के, कोई ड्रग एडिक्टर है, वो मल्टीपल निडल्स यूज कर रहा है, उससे चेंज की गई रिपीटेड उसी को उसको लगा रहा है, या फिर वो वही निडल किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज हो गए, वही निडल जल्दी में उसने लगा ली, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस तरीके से आपको एड्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है वो किसी सेक्सुअली कांटेक्ट में आया हो ड्रग एडिक्टेड पर्सन, वो इससे भी इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं होने के। और अपना जो इन्फेक्टेड जो मदर होती है, मदर आपकी HIV पॉजिटिव है, तो उससे अपने बच्चे में होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर चाइल्ड, और जो चिल्ड्रन के अंदर कहाँ से जाता है, वो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। HIV पॉजिटिव मदर है, वो प्रेग्नेंट है, तो आप सभी को पता है कि मदर वॉर्म में जो बच्चा है प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, तो उसी से आप O2 CO2 वेस्ट मटेरियल पास आउट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स बेबी को ट्रांसफर होते हैं, उसी प्लेसेंटा के थ्रू HIV वायरस भी बच्चे के अंदर जाता है। तो मदर और बच्चा HIV पॉजिटिव की एड्स मदर का बच्चा भी क्या होता है, एड्स पॉजिटिव होता है। और उसकी किसी के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रहे हैं कोई के, तो उसमें भी बहुत चांसेस होते हैं एड्स होने के। ड्रग एडिक्टर होता है, उसमें भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें एड्स इजली हो सकता है, ज्यादा हो सकता। और एक चीज होती है कि अपने जो किसी को एड्स हो गया, तो अपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ होता है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है कि उस मतलब उसे सोसाइटी से अलग सेपरेट कर दिया जाता है, कोई बोलता नहीं, कोई बैठता नहीं, खाता नहीं है, उसको मतलब बहुत डाउटफुल उससे देखते हुए से। ये गलत है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होता है कि हम उसके साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो हमको भी एड्स हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है। ये एनसीईआरटी में भी आपको क्लियर मेंशन है ये कि इट कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू शेयरिंग फूड, हैंड शेकिंग और नियर बाई सिटिंग विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये थोड़ा माइंड ग्रो अप के लिए जरूरी है, आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे पर आपको पता होना जरूरी है। अब इसके हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। मैक्सिमम तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो कैरेक्टर क्या है, ये केवल अपनी बॉडी को इम्यूनिटी का वीक कर देता है, इसको खुद का कोई कैरेक्टर नहीं होता। अपनी बॉडी में HIV का वायरस है, सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, अपनी इम्यूनिटी वीक हो गई तो अपन के अंदर रह क्या गया, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, नॉर्मल अपन गिरने से भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करता है, अपन जो हेल्पर T लिम्फोसाइट जो सेल्स है, टी लिम्फोसाइट सेल्स आपने अगर ब्लड चैप्टर पढ़ा हुआ, उसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती है, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। WBCs का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट जो अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करता है, तो उसको हेल्पर सेल भी बोलते हैं, और T लिम्फोसाइट सेल भी कहते हैं, या फिर T4 सेल भी कहते हैं। ये इनका T लिम्फोसाइट को ही कहा जाता है। इनको क्या कर देता है, अचानक से सडनली इनका नंबर कम कर देता है, जिससे क्या होती है, अपनी इम्यूनिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ये दो ही इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये तो अच्छे से पता होना चाहिए कि किस सेल पे वर्क करता है, T4 सेल पे, हेल्पर सेल या फिर T लिम्फोसाइट सेल पे। उससे क्या होती है, अपनी इम्यूनिटी एकदम से क्या कम हो जाती है, जैसे अपना वेट लॉस स्टार्ट होता है, कंटिन्यूसली फीवर आ जाता है, डायरिया हो जाता है, अपनी आवाज में चेंज आ जाता है, और अपने जो लिम्फ नोड्स होती है उसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। लिम्फ नोड्स आपको जब समझ में नहीं आएगा, आप अंदर एंटीबॉडी एंटीजन चैप्टर्स पढ़ते हो और ब्लड को डिटेल्स में पढ़ते हो, उधर आपको पढ़ने मिलता है कि लिम्फ नोड्स, लिम्फ क्या होता है एक्चुअल में। उधर आप केवल ऐसे ही याद रख लो कि लिम्फ नोड्स में क्या स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके टेस्ट के बारे में, हम कैसे पता लगाएं कि हमको एड्स है। तो आपको अगर तो हम करेंगे सबसे पहले उसका एक टेस्ट का नाम पढ़ेंगे एलिसा। इसकी भी हमको ऐसे ही जैसे एड्स की फुल फॉर्म याद की थी, HIV की कैसे इसकी याद करेंगे, इसकी फुल फॉर्म के एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे। मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है, रिपीट पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस पे से। तो ये जो टेस्ट है वो क्या कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, आपने एड्स का टेस्ट किया, एलिसा टेस्ट किया, तो ये अगर ये रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई या फिर नेगेटिव आई, तो इसे कंफर्म नहीं माना जा सकता कि रिपोर्ट इसकी ट्रू है।
नेगेटिव आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पॉजिटिव अगर आ गया तो हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। इसके बाद हम दूसरा टेस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद कंफर्म होगा। ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि इसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको पॉजिटिव है ही, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव है ही। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा एड्स का, उसका नाम है एलिसा। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट। ये अपना क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। ये आपको डिफरेंट टर्म से डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है। नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा, एलिसा। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा अपना, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, और ये दोनों ही टेस्ट किसके एड्स के हैं, बट एक इसका कंफर्मेटरी है, एक नॉन कंफर्मेटरी, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट कौन से हैं, साउथर्न ब्लॉट, नॉर्थर्न ब्लॉट, और एक हमको याद रखना है पीसीआर। इसका ना फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इसका कैसा मॉडर्न टेस्ट है, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि मॉडर्न टेस्ट कौन सा है, इसका पीसीआर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैरी मुलिस ने की थी। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, डिफरेंट पूछते हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। और कॉमन टेस्ट कौन कौन से, इसके एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है। ये बेसिक किसके टेस्ट होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी को वीक करता है, एंटीजन एंटीबॉडी को कम करता है, तो इसलिए नॉर्मल टेस्ट इसके की जाती हैं। अब पढ़ेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है। अगर आपको एड्स हो गया तो उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट हो, डायग्नोज हो कि ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इसमें ड्रग थेरेपी यूज होती है। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ लॉन्ग बढ़ जाती है। आप डॉक्टर के अंदर रहते हो, अंदर में रहते हो, उसे टाइम टू टाइम डायग्नोस कराते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, तो उससे क्या होता है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज होती है। इससे क्या होता है कि आपकी केवल लाइफ लॉन्ग बढ़ जाती है। आपको कोई डिजीज होती है तो जल्दी से थोड़ा क्योर होने के जल्दी चांसेस रहते हैं, थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, आपको कम इफेक्ट करेगा अगर आप टाइम टू टाइम ड्रग्स लोगे, टाइम टू टाइम मेडिसिन लोगे, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर रहोगे। तो केवल इसमें मल्टीपल थेरेपी यूज, ड्रग थेरेपी यूज करके, मेडिसिन थेरेपी यूज करके केवल आपकी लाइफ लॉन्ग बढ़ाई जा सकती है। एड्स एकदम प्रॉपर सही नहीं होता। आपकी बॉडी से एचआईवी वायरस एक बार आ गया तो वो कभी सही नहीं हो सकता, तो कोई क्योर नहीं है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो मेडिसिन होती है उनको हम आप पढ़ते हैं कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो इसमें एक दो नाम, एक तो ART और AGT, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो मेडिसिन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड आती हैं। इन दोनों की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ART की फुल फॉर्म क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, और AGT क्या है, एजिडोथाइमिडिन। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको दोनों याद होने चाहिए। और अदर में दो नाम कौन से हैं, स्टेफ्यूरियो और फ्यूटिडिन। ये आपको चार मेडिसिन के नाम, दो तो आपको अच्छे से याद होने ही होने चाहिए, तो आप ऐसे पढ़ लो। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्टली इन 1992 Firstly, in 1992, NACO are established in New Delhi. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सिमम एजेंसी चलाया जा रहा है एड्स के टेस्ट के लिए, उसको डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए डिफरेंट एनजीओ अलग अलग चलाए जा रहे हैं। बहुत सिटीज में हर जगह चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे किया गया था, अपना न्यू दिल्ली में किया गया था। उसका नाम क्या है, नाको। नाको की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और नेशनल एड्स जो पॉलिसी है वो क्या चलाई गई थी 1998 में। ये एड्स का डेटाबेस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको रिपीट का क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज आप ध्यान से नोट्स भी बना सकते हो स्टॉप करके, आपको मोर देन सफिशिएंट है। एड्स से इससे बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हम चार डिजीज एक साथ पढ़ेंगे वायरस की। उसका नाम क्या है, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका। अब इसको चारों को एक साथ पढ़ने का रीजन क्या है, इसमें चारों को पढ़ने का एक साथ रीजन ये है कि ये जो चारों डिजीज है ना, इनका वेक्टर सेम है। वेक्टर सेम है, इसका फैक्टर क्या सेम है, क्या नाम है, उसका नाम है फीमेल एडिस एसेप्टी मॉस्किटो। ये मच्छर के थ्रू फैलती चारों डिजीज, और एक ही मच्छर से फैलता है, उसका नाम है एडिस एसेप्टी। इस वजह से हमने चारों को एक साथ लिखा है और एक साथ पढ़ेंगे, और एक साथ ही हमको याद रखना है कि ये चारों डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका जो चारों डिजीज है वो एक ही वेक्टर से फैलती है। उसका नाम क्या है, फीमेल एडिस एसेप्टी मॉस्किटो। ये अच्छे से पता होना चाहिए। इस वजह से ये जो डेंगू और चिकनगुनिया है, ये दोनों के सिम्टम्स एक ही होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, ज्वाइंट पेन होता है और फीवर होता है, दोनों में ही होते हैं, दोनों में ही जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं आपके। और डेंगू तो आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आसपास में काफी फैला था बीच में। तो अब क्या होता था डेंगू में, अपने ज्वाइंट्सों में दर्द होता था, पूरे शरीर में बुखार होता था। इन दोनों जो
डेंगू और चिकनगुनिया दोनों में ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ये भी दोनों का सेम है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पढ़ लोगे तो भी अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सेकंड चीज याद करने की क्या है, इनके वायरस के नाम। तो डेंगू किस वायरस से फैलता है, इसका नाम है अरबो वायरस या फिर फ्लैवी वायरस, और चिकनगुनिया अपना फैलता है अल्फा वायरस या फिर टोड वायरस। ये टोड है यहाँ पे, अल्फा वायरस या टोड वायरस, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये येलो फीवर फैलता है वो अपना फैलता है फ्लैवी वायरस, और जीका जो फैलता है उसका तो नाम ही जीका वायरस। कोई अदर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसलिए आप पढ़ोगे एक बार तो आपको अच्छे से माइंड में रह जाएगा। डेंगू का अरबो वायरस या फ्लैवी वायरस, और उसका अल्फा वायरस या टोड वायरस, जीका का जीका वायरस, उसका फ्लैवी वायरस। और डेंगू में आपको क्या इफेक्ट्स होते हैं, डेंगू में क्या होता था, आपके डॉक्टर से आप बोलते थे कि इसकी प्लेट्स गिर गई हैं। प्लेट्स ये खाने वाली नहीं है, इसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स बोला जाता है, लेकिन अपनी रेगुलर भाषा में क्या बोलते हैं, प्लेट्स गिर गई है, उसकी प्लेट्स गिर गई है। ये एक ब्लड का कंपोनेंट होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब प्लेटलेट्स, ये अपने बॉडी के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। 1.5 लाख 1.50 लाख से 2.50 लाख तक इतना नंबर्स में बॉडी में पाए जाते हैं, इनकी नंबर्स में कमी आ जाती है डेंगू में, तो ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो प्लेटलेट्स में क्या करता है, इफेक्ट करता है, उनकी नंबर में कमी आ जाती है। उनका टेस्ट क्या है डेंगू का, ये टॉर्निक्विट। ये दो चीज डेंगू में आपको अच्छे से याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई हैवी चीज नहीं है, इजीली पता होता है। ये तो प्लेट्स पे इफेक्ट करता है, अपना रेगुलर बेस पे काम है, देखते हैं सुनते हैं, डॉक्टर्स बताते भी हैं। और जीका में हमें और चीज क्या पता होनी चाहिए, जीका में क्या पता होना चाहिए, जीका एक अपना वेक्टर के थ्रू तो फैलता ही है, वेक्टर के थ्रू तो फैलता ही है, फीमेल एडिस एसेप्टिव तो चारों ही फैलते हैं, लेकिन जीका इसके अलावा अपनी क्या है, एक एसटीडी डिजीज भी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है इसका वायरस। और इसके अलावा क्या होता है, अपने जो ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, अगर कोई मदर है वो जीका वायरस से सफर कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो उससे प्रॉपर अपने बच्चे में भी ये वायरस क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके अलावा मॉस्किटो के अलावा इसका ट्रांसफर एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है, और मदर से बच्चे में भी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। इससे क्या इफेक्ट होता है, जो बच्चे का जो ग्रोथ है, क्या है, मेंटल ग्रोथ, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, बच्चे का मेंटल ग्रोथ रुक जाता है, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोसेफेली से वो बच्चा क्या करता है, सफर करता है। आई होप अच्छी से आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी छोटी चीजें हैं, काफी कम शॉर्ट एंड स्वीट है। नेक्स्ट अब 3 डिजीज फिर से एक साथ पढ़ेंगे, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स। मिजल्स अपना क्या होता है, कसरा होता है। कसरा क्या होता है, आपने देखा भी होगा, रेड ऐसे आते हैं हल्के हल्के, तो वो खुजली होती है उनमें। ऐसे स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे निकल आते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो चिकन, तीनों के क्या सही क्या रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। सिम्टम्स भी एक है, इफेक्टेड ऑर्गन भी एक है, इस सिम्टम क्या और इसके जो कैसे फैलता है वो भी सेम है। इस वजह से हम तीनों को यहाँ पे फिर से एक साथ लिया है। एक चीज और आपको छोटी सी चीज क्लियर होनी चाहिए, वैसे क्वेश्चन कुछ आने के चांसेस नहीं है, कुछ आते भी नहीं है, इस क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसा पता होना चाहिए कि जो स्मॉल पॉक्स है उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं। बच्चों को क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, स्मॉल का नाम देख के क्या करते हैं, उसको छोटी बोल देते हैं कि छोटी माता, लेकिन रियल में क्या होता है, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता और या फिर चेचक उसी को बोला जाता है, और चिकन पॉक्स को हम क्या छोटी माता कहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम का डायरेक्ट चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स पढ़ता है, बट आपको पता भी होना चाहिए। अब इनकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो तीनों के कैरेक्टर सेम रहते हैं, कौन कौन किस किस के, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स। इस वजह से हम तीनों को यहाँ पे एक साथ पढ़ा है। तो उसकी कैरेक्टर्स क्या है, फीवर हो जाता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और पूरी बॉडी दर्द करती है, रेड रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी में। सबके कैरेक्टर सेम रहते हैं, और आपने देखा भी होगा। और कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करती है, वही अपनी स्किन, पूरी बॉडी की स्किन को इफेक्ट करता है तीनों। और कैसे फैलता है, छूने से, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आ रहे हो तो आपको फुल चांसेस है कि आपको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे, सेम एज लास्ट टाइम उसमें पढ़ाया था, डेंगू चिकनगुनिया में की वायरस के नाम। तो चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा है, अपना वेरिसेला जोस्टर वायरस या फिर हर्पीस वायरस। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए आरएनए क्या होता है, वो कैसे होता है वायरस में, मैंने आपको अभी बस समझा दिया है। और स्मॉल पॉक्स में कौन सा वायरस होता है, वेरिओला वायरस, या फिर इसको पॉक्स वायरस भी बोलते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल अपना क्या होता है, डीएनए होता है। और मिसेल्स में कौन सा होता है,
मोरविलाई वायरस होता है, या फिर उसको रुवियोल्स भी बोलते हैं, पैरामिक्स को भी कह सकते हैं। ये एक ही, ये इनमें क्या होता है, वायरस इफेक्ट होते हैं। अब आपको चीज सभी अलग थोड़े हैवी नाम अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आप एक एक याद रखते हो। उसका वेरिसेला जोस्टर रख सकते हो चिकन पॉक्स का, इसका वेरिओला रख सकते हो, इसका मोरविलाई वायरस रख सकते हो, या पैरामिक्स वायरस, इन दोनों को याद रख सकते हो कि कब छोड़ भी सकते हो। जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है तो कॉमन सी बात है। अब एक चीज तक चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स में हमें अच्छे से क्या ध्यान होना चाहिए, कंफ्यूजन क्वेश्चन का गलत होता है। चिकन पॉक्स में का तो क्या है, इसका यहाँ पे वेरिसेला है, और उसी स्मॉल पॉक्स में से यहाँ पे क्या वेरिओला, बस ये डिफरेंट है दोनों में। तो ये आपको अच्छी से पढ़ना है और याद रखना है। और ये मिसाइल का खसरा, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ डे फीवर भी बोलते हैं। बस आपको ये चीज इसमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए तीनों में। अब थोड़ी चीज स्मॉल पॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, एडवर्ड जीनियर ने की थी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। और 1979 टू 80 के बीच में जो पूरा जो वर्ल्ड है वो अपने अपने क्या करते हैं, स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया था, पूरा गायब हो गया था, पूरा कंट्रोल में कर लिया था। अभी कोई किसका ऐसा केस भी नहीं आता, खास नॉर्मल हो जाती है बट इतना कोई हैवी केस नहीं आ रहा। तो ये कब हुआ था स्मॉल पॉक्स फ्री पूरा वर्ल्ड, 1979 में पूरा वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया था। उसकी वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, एडवर्ड जीनियर ने। ये आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट फिर हम तीनों एक साथ लेंगे, किस क्या लेंगे, मिसाइल्स तो हमने पढ़ ली लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे तीनों को एक साथ। कौन सी मिसाइल्स, जर्मन मिसाइल या रुबेला भी बोलते हैं उसको, मम्स, प्रोटोसिस और टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स तो आपने सुना होगा, टॉन्सिल्स हो जाते हैं अपने गले में होते हैं, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, यहाँ पे दिक्कत होती है बोलने में, गले में बोलने में दिक्कत होती है, खाने में दिक्कत होती है। तो वही टेंसिल्स होते हैं जो अपने जो सलाइवा यहाँ पे होते हैं गम्स के नीचे, अपने चिन के नीचे अपना सूज जाते हैं टॉन्सिल्स, उसको कहते हैं मम्स में, इसको पैराटिस भी बोलते हैं, टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। अब इसको हमने फिर से तीनों को एक साथ में लिया क्योंकि इनकी जो वैक्सीन है वो तीनों की एक ही वैक्सीन होती है। जैसे हमने बैक्टीरिया की 3 डिजीज थी, टीपीटी पढ़ी थी, डिप्टेरिया, पर्टोसिस, टिटनेस पढ़ी थी, उसी तरह इसके तीनों की डिजीजों की वैक्सीन जो है वो क्या है, कॉमन है। उसका नाम क्या है, MMR, M फॉर मम्स, M फॉर मिसेल्स, M फॉर ही रूबेला। तीनों की जो डिजीज है की क्या डिजीज होती है उनकी एक ही वैक्सीन दी जाती है, MMR के नाम से जाना जाता है। और ये वैक्सीन कब दी जाती है, न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको 9 महीने के अंदर ये वैक्सीन दी जाती है। आपने देखा होगा कि नया बच्चा होता है उसको हर महीने पे 3 महीने पे, किसी को 6 महीने, कोई सी वैक्सीन 6 महीने पे 9 महीने पे वैक्सीन दी जाती है। वो इन डिजीजेस की वैक्सीन ही दी जाती है कि इनको कोई दिक्कत ना हो, कोई फैक्ट कोई वायरस से कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर, तो इनको सेव किया जाता है। तो 9 महीने के अंदर ये वैक्सीन दी जाती है। इसको अच्छे से आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। हमने एक तीन सिम्टम्स की एक वैक्सीन एक और पढ़ी थी बैक्टीरियल डिजीज की टीपीटी, और एक हमने वायरस में पढ़ी MMR। तो मम्स, मिसेल्स और रुबेला 9 महीने के अंदर हमको ये दे देनी चाहिए, देते भी है देने, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम सब जर्मन मिसेल या रुबेला का वायरस पढ़ेंगे तो उसका वायरस क्या, रुबेला वायरस, कोई हैवी चीज नहीं है, उसका नाम ही रुबेला है, या फिर जिसको जर्मन मिसेल्स भी बोलते, दोनों एक ही चीज है, कोई खास नहीं है, सेम सी है। उसमें भी अपनी बॉडी को इफेक्ट होता है, उसमें भी अपनी बॉडी इफेक्ट होती है, लेकिन अब थोड़ा वायरस में डिफरेंस है तो हम अलग से मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो और मम्स और पैराटिस में क्या उसका वायरस कौन सा, पैरामिक्सो वायरस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, टॉन्सिल्स में अपना जो पैरोटिड लार्वा जो ग्लैंड होती है वो क्या सूज जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। कोई इसमें डिफरेंट कोई टफ चीज नहीं, आप ऐसे इसको डेटा को ऐसे याद रखोगे, इसकी क्वेश्चन आपके फुल इसी में से आने के फुल चांसेस रहते हैं। ये आपकी 4 डिजीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे वायरस की, रेबीज। ये भी अब क्या वायरस की ही डिजीज है। रेबीज आपने सुना होगा कि कुत्ता काट जाता है, किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो उसको रेबीज हो जाता है, तो पागल जैसे हो जाता है, कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, रेबीज बोलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कुत्ते से ही होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये इसमें किससे हो सकता है, ये किसी भी पागल जानवर के काटने से हो सकता है, और या फिर वो चाहे कुत्ता हो, डॉग हो, कैट हो या मंकी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर, गधा हो गया, लेकिन पागल होगा तो रेबीज के वायरस होगा, अगर उसने आपको काट लिया तो आपको रेबीज होने के फुल चांसेस है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रेबीज में क्या होता है, रेबीज में किसी जानवर में काट लिया तो वो एक तरीके से पागल ही हो जाता है, उसको क्या होता है, पानी से डर लगने लग जाता है, फोबिया हो जाता है पानी से, उसके अंदर रेबीज के वायरस से।
इसको इस वजह से हम हाइड्रोफोबिया डिजीज भी बोलते हैं, हिंदी में उसको जलबित्ती रोग बोलते हैं। ये तो पानी से डर लगने लग जाता है, पागल हो जाता है एक तरीके से। कुत्ते ने काट दिया तो कुत्ते जैसी हरकतें करने लग गया, तो पागल हो गया कि दिन वो मर ही जाता है, वो कभी सही नहीं होता। तो इस वजह से क्या एडवाइस भी देते हैं, कुत्ते ने काट दिया किसी जानवर में तो हमें इंजेक्शन लगवाने जाना चाहिए, हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो फुल चार्जेस होते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे मर ही जाता है एक दिन, वो सही नहीं होता है। अब इसमें वायरस पढ़ेंगे कि रेबीज का वायरस कौन सा, अपना रैबिडो और स्ट्रीट वायरस। इसमें याद करने का तरीका क्या है कि पागल कुत्ते ने गली में डोल रहा है, उसने किताब ने काट दिया तो वो पागल ही हो जाता है। इस वजह से उसमें क्या होता है, स्ट्रीट वायरस हो गया, क्योंकि स्ट्रीट डॉग ने आपको काटता है तभी तो आपको क्या होता है, स्ट्रीट डॉग हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया, कुछ भी हो गया, उसी से हमें क्या होता है, वायरस होता है। तो ये याद करने का क्या है, सेंस है थोड़ा, कि इसका वायरस का नाम क्या है, स्ट्रीट वायरस। उसी को क्या कहते हैं, रैबिडो वायरस भी कहा जाता है। अब ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, पागल ही होता है तो अपने दिमाग को इफेक्ट करेगा, तो वही अपने नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ब्रेन को। और अगर आपको और भी आगे तो उसमें मसल्स भी याद रखना चाहिए हमें। मेन तो अपने नर्वस सिस्टम ब्रेन को ही इफेक्ट करता है। इनमें कौन सी वैक्सीन दी जाती है हमको, वो दी जाती है रेबीपुर इंजेक्शन दिया जाता है, कि 24 आवर के अंदर हमें ये वैक्सीन दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में आपको पता चला कि पागल हो गया उसके बाद हम ले जा रहे हैं उसको डॉक्टर पे इंजेक्शन लगाने, तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको काट किसी जानवर ने काटा तो आपको 24 आवर में इंजेक्शन ले लेना चाहिए, तो आपको ये रेबीपुर आपको बचाया जा सकता है। और इस इंजेक्शन की डिस्कवरी किसने की थी, लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी, 1885 में की थी। आपने इन साइंटिस्ट का नाम भी काफी सुना होगा अगर साइंस के स्टूडेंट हो गए तो। उन्हीं ने इसकी डिस्कवरी की थी, और यही साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की थी, पास्चुराइजेशन की डिस्कवरी की थी। किस डिग्री सेल्सियस में, 71 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे इनका नाम आया था, तो मैंने सोची थोड़ी ये एक्स्ट्रा लिख दिया है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है कुछ, आप इसको याद ना रखो, नोट भी ना करो तो कोई भी चलेगा, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि रेबीज की इंजेक्शन की डिस्कवरी या वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, लुइस पास्चर ने की थी। कब की थी, 1885 में की थी। अब नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे कौन सी, पोलियो। पोलियो काफी नॉर्मल है, आपने देखा भी होगा स्कूल्स में, गवर्नमेंट के थ्रू में भी पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है, वैक्सीन दी जाती हैं, गवर्नमेंट से चला रखा है। छोटे छोटे बच्चों को थ्रू स्कूल टाइम में आपको स्कूल में दे दी जाती है, हम सभी को भी दी है घर घर जाके। तो ये वही पोलियो है, ये भी क्या है, अपना वायरल डिजीज है। इसमें फिर सेम हम पढ़ेंगे सब वायरस कौन सा है, पोलियो माइलेटिस वायरस या फिर एंटी वायरस। इसमें तो कोई भी याद करने की दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो नाम ही आ रहा है इसका, पोलियोमाइलिटिस वायरस है, एंटी वायरस। और ये किसको इफेक्ट करता है, अपने नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो हम सेकंड ऑप्शन क्या, स्पाइनल कोड। इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, स्पाइनल कोड या नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और कैसे फैलता है, पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर, दूषित पानी होगा, दूषित खाना होगा, तो गंदा पानी, उसी से ये फैलता है। पोलियो में मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या याद रखने की है, वो अपनी वैक्सीन याद रखने की है। क्या वैक्सीन की कौन सी वैक्सीन किसने डिस्कवरी की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी यहीं से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसमें क्या, पोलियो की जो वैक्सीन 2 तरीके से दी जा सकती है। बाकी के हमने ऊपर जो पढ़ी, जितनी भी डिजीज पढ़ी थी उसमें क्या इंजेक्शन थे, वैक्सीन से डायरेक्ट इंजेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन पोलियो में 2 तरीके की होती है, एक तो वैक्सीन होती है और पोलियो ड्रॉप्स भी होती है, डायरेक्ट हमको पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, ये ड्रॉप्स भी होती है, ओरली भी इंजेक्ट ली जाती है और अपनी वैक्सीन के थ्रू भी दी जाती है। अभी नो की दोनों की डिस्कवरी तो उन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। वैक्सीन की इंजेक्शन की डिस्कवरी तो किसने की थी, जॉनी साक ने की थी। वही पोलियो ड्रॉप की डिस्कवरी किसने की थी, अल्बर्ट साबिन ने की थी, और अलग अलग डेट में की थी। कब की थी, वैक्सीन की डिस्कवरी तो 1952 में की थी, और ड्रॉप्स की डिस्कवरी की थी 1955 में की थी। ये डेटा बहुत अच्छे से माइंड में रखना है और क्लियर होना चाहिए कि किसकी डिस्कवरी किसने की थी। एक बार रिपीट और कर देती कि पोलियो जो वैक्सीन की उसकी डिस्कवरी जॉनी साक ने की थी, 1952 में की थी, और पोलियो ड्रॉप्स की डिस्कवरी किसने की थी, अल्बर्ट साबिन ने की थी, 1955 में की थी। अब वैक्सीन का नाम क्या है ये बताना चाहिए हमें। वैक्सीन का नाम IPV के नाम से जाना जाता है, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। और उसमें क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल कोई खास इसमें हैवी चीज ही नहीं है, ओरल का मतलब मुंह से पिलाई जाती है, डायरेक्ट मुंह से दी जाती है, पिला के दी जाती है, ड्रिंक के थ्रू दी जाती है। वो इन्वेक्टेड उसमें क्या वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। वैक्सीन में क्या होता है, अपनी किल्ड वैक्सीन होती है, उसमें लाइव होती है। और किल्ड और लाइव का क्या डिफरेंस हो यहाँ पे, जो वैक्सीन की थ्रू क्या
किल्ड हम क्या वायरस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, इससे क्या होता है अपनी बॉडी उस वायरस के थ्रू क्या एंटीबॉडी अपनी बॉडी में बन जाती है, तो नेक्स्ट कभी वायरस अपनी बॉडी में आएगा तो उसे अटैक कर देगी, उसको वायरस को किल कर देगी, तो हम सेफ रहेंगे। ये चीज होती है, किल्ड वायरस इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के थ्रू। अब इसमें थोड़ा हम डेटा पढ़ेंगे, वो क्या है कि 1995 में ये पोलियो प्लस पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था इंडिया में। कब से कब चला था, कब तक चला था 1995 से लेके 2040 में चला था। और जो इसी 2040 में जो अपना इंडिया है वो एक तरीके से पूरा पोलियो फ्री हो गया था। पोलियो को पेशेंट आपको आज भी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, वो एकदम से क्या कंट्रोल कर लिया गया है, वैक्सीन बना ली गई है, ड्रग्स बना ली गई है, तो एक तरीके से विलुप्त हो गया है, तो एकदम कंट्रोल हो गया इंडिया पूरा, वर्ल्ड एक तरीके से पूरा पोलियो फ्री है। और 2050 में जो पोलियो का जो वैक्सीन है वो ट्राईवैलेंट से बाईवैलेंट में कन्वर्ट किया गया था। ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किस डिजीज का वैक्सीन ट्राईवैलेंट से डाईवैलेंट में किया था, उसका नाम है पोलियो। कब किया था? 2015 में किया था। या फिर ये पूछ सकते हैं कि ट्राईवैलेंट से किस पर चेंज किया था, तो डाईवैलेंट में किया था। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट जो पोलियो का पेशेंट था हमें क्या मिला था, कहाँ पे मिला था? क्यूबा में मिला था। और लास्ट पोलियो का पेशेंट हमें कहाँ मिला, केस कहाँ मिला था, कब मिला था? 2011 में मिला था। 2040 में तो इंडिया ही पूरा फ्री हो गया था, तो लास्ट के समय 2011 में मिला था। नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। ये अपनी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये मैंने आप फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम, और हेपेटाइटिस भी उसमें से एक है। तो सेम है, जिसमें से हम वायरस पढ़ेंगे। किसका वायरस का नाम क्या है? हेपेटिना वायरस। और ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है? ये अपने लिवर को इफेक्ट करता है। और इसमें जो हेपेटाइटिस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है कि इसके टाइप्स, हेपेटाइटिस के टाइप्स पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस हमें 5 प्रकार के मिलते हैं। अपने हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई भी हो सकता है, हेपेटाइटिस जी। ये 5 तरीके के हेपेटाइटिस पाए जाते हैं। ये अच्छे से इनके टाइप्स पता होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। एबीसीडी नहीं पढ़नी है डायरेक्ट, लास्ट में हमें क्या याद रखना है? ए बी सी डी ई, एफ की जगह यहाँ पे क्या आया है? जी आया है, ना कि एफ। तो यहाँ मिस्टेक होने की चांस रहती है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हमें पढ़ना है कि 5 जो हेपेटाइटिस है वो अलग अलग थ्रू फैलते हैं। जो अपना हेपेटाइटिस ए और ई है वो तो अपना पॉल्यूटेड फूड और वाटर से फैलता है। और बाकी की जो हेपेटाइटिस बचे बी सी डी और जी, ये अपना क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है या फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस के टाइप्स मिलते हैं, 5 टाइप्स मिलते हैं। उनमें से 2 तो ए और ई है, वो अपने फूड और वाटर से होता है। बाकी की 4 अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो अपने ब्लड से भी ट्रांसफ्यूजन होते हैं। तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ब्लड से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स से भी ट्रांसफर हो सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, अगर सेक्सुअली रिलेशन में आए तो। इनकी कैरेक्टर्स क्या है? अपना को फीवर हो जाता है, डार्क यूरिन हो जाता है, येलो फीवर और जॉन्डिस हो जाता है। ये मैं भी बताऊंगी कैसे होता है। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कैरेक्टर सिम्टम्स है, ये अच्छे से होना चाहिए कि येलो फीवर जॉन्डिस किस बीमारी में होता है? हेपेटाइटिस में होता है। थकान हो जाती है, भूख कम लगती है, टायर्डनेस हो जाती है, हेपेटाइटिस हो जाती है, भूख कम लगती है। ये आपके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। मोस्ट हमने जो 5 प्रकार पढ़े थे उसमें से जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी अपने इंडिया में मोस्ट कॉमनली मिलता है। और ये एसटीडी डिजीज, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, 4 नाम पढ़े थे, बी सी डी जी। तो उसमें से क्या है, बी जो टाइप है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मोस्ट कॉमनली अपने इंडिया में मिल जाता है। बाकी की ये इतने रेयर है, कम मिलते हैं जो, लेकिन जो बी है वो कॉमन मिल जाता है, हेपेटाइटिस बी। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो याद होना चाहिए, जिसमें क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। एड्स के वायरस में कौन सा पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसमें क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये अपने को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये दोनों ही क्या है? अपनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब इसमें जो वैक्सीन है, जो हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन है, ये क्या फर्स्ट अपना जो बनाया गया था, उसका फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन बनाया गया था। ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है याद करने का। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इसका। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बनता है और इससे भी बनता है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन बनाया गया था वो किस बीमारी का बनाया गया था? हेपेटाइटिस का बनाया गया था।
और जो हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन तो कौन सा फर्स्ट पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वैक्सीन बनाया गया था। ये भी याद होना चाहिए कि इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा डीएनए, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल भी याद होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट फर्स्ट डीएनए वैक्सीन बना था। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है ये आपको समझिए कि इधर कोई भी नीड नहीं है, ये नेक्स्ट जेनेटिक चैप्टर पढ़ते हैं, डीएनए आरएनए पढ़ते हैं, इधर आपको समझाया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, तो ये यहाँ पे आपको बताया जाता है। उधर इधर केवल आप अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि इन हेपेटाइटिस वाइल पिगमेंट्स आर डिपोजिट इन लिवर ड्यू टू दिस पॉसिबिलिटी ऑफ जॉन्डिस इंक्रीजेस। यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था ना कि येलो फीवर और जॉन्डिस के क्या कैरेक्टर में से एक है। तो कैसे होता है कि जो हेपेटाइटिस अपने किसको इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करता है। लिवर में ये क्या करता है, जो लिवर अपना वाइल जूस सीक्रेट करता है, तो उनमें से जो वाइल पिगमेंट है लिवर में क्या हो जाता है, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से येलो फीवर होने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, येलो कलर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, येलो फीवर आ जाता है, उसके अंदर सिम्टम्स आपको, इस वजह से आपको जॉन्डिस और येलो फीवर होता है हेपेटाइटिस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या कौन सा होता है, अपने नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, जिसको वो क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं। ये भी अपनी क्या एक वायरल डिजीज है। इसमें कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो अपने क्या इफेक्ट होते हैं, अपनी नोज इफेक्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होती है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या याद रखनी, इसमें लंग्स इफेक्ट नहीं होते हैं। हमने एक डिजीज पढ़ी थी निमोनिया, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी, उसमें अपने लंग्स और एल्वुलाई इफेक्ट हो रहे थे। और जो अदर हम जो नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, सार्स हुआ, मर्स हुआ, कोविड-19 हुआ, इसमें भी अपने लंग्स इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन जो अपना कॉमन कोल्ड होता है, रेगुलर जो अपना सर्दी जुकाम होता है, उसमें अपने लंग्स इफेक्ट नहीं होते, अपने नोज इफेक्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होता है, सांस लेने में हमें दिक्कत आती है, नाक बहती है, ये सब होता है इसमें। अब इसके कैरेक्टर्स क्या पढ़ेंगे, नेजल कॉग्निशन होता है, डिस्चार्ज होता है, अपने गले में दिक्कत हो जाती है, खराश हो जाती है, अपने बोल खफ हो जाता है, आवाज बैठ जाती है, सर में दर्द होता है, थकान हो जाती है, ये कॉमन सिम्टम्स है। केवल इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या याद रखिए, इसका वायरस और कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है। यूजुअली ये अपने 3 से 7 दिन में क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वायरस जो कॉमन जो वायरस है उसको सर्दी जुकाम में कोई दवाई नहीं होती है, वैसे भी आप सुनते होंगे, रेगुलर में भी आपने फील किया होगा, कोई दवाई नहीं होती है। 3-4 दिन में 7 दिन में अपने अपने आप सही हो जाता है। वो तो नॉर्मल आप दवाई ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई दवाई नहीं होती है। 3-7 दिन आप इसको छोड़ो, 3-4 दिन में ही आपको फर्क आने लग जाता है। तो ये 3-7 दिन में अपना आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज के हम 3 नाम पढ़ेंगे, सार्स, मर्स एंड कोविड-19। कोविड-19 तो रिसेंटली काफी पॉपुलर रहा है, काफी आपने एक महामारी थी एक तरीके की, आपने सब लोगों ने देखा था कि क्या चीज हुई थी, वही कोविड-19 है। इधर हम थोड़ा कॉमन चीजेस पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कोविड-19 को, क्योंकि ये थोड़ा करंट का पार्ट हो जाता है। तो हम इसको चाहेंगे तो एक अलग से कोविड-19 का प्रॉपर एक लेक्चर लेके 10-15 मिनट का उसमें पढ़ा सकते हैं, उसमें पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा जो चीज इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें हैं, सार्स, मर्स और कोविड-19, इनकी कॉमन क्या अफेक्टेड ऑर्गन रहते हैं, क्या रहता है, लंग्स। लंग्स के अंदर भी कौन सा पार्ट रहता है, अपना एल्वियोलाई। ये अपना क्या होता है, इफेक्ट होता है तीनों डिजीज में। और ये तीनों ही किससे पहले थी, तीनों ही अपनी चिमका दर्द से पहले थी, तीनों ही चिमका दर्द से पहले, तीनों ही अपने चीन से आई थी। चीनी इन महामारियों की देन है, अपने प्लेग हुआ, ये सब बीमारियां हुई उधर ही, ये सब ज्यादा चिमका दर्द वगैरह खपते खाए जाते हैं, इसमें से ये चिमका दर्द से फैली थी। और इनकी क्या याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सार्स की फुल फॉर्म क्या है, सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। मिडिल की मैथ्स की क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोविड-19 को सबको ही पता है, कोरोना वायरस। तीनों ही अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीनों ही लंग्स को इफेक्ट करता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, वही सेम सिम्टम्स है, वो सीजी नहीं थी। जुकाम खांसी में आपको कोरोना हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि कोरोना है कि जुकाम है, उसी में इंसान मर जाता था। तो ये एक तरीके का वायरस है। और ऐसे कैसा ऐसा भी है कि कोविड-19 कोई नया वायरस नहीं था, इससे पहले 3 में इसकी सार्स 2003 में फैला था, और मेर्स 2012 में फैला था। इन तीनों के कॉमन क्या वायरस मिले थे, इधर इसका नाम भी सार्स का क्या है, सार्स कोविड-1 है, कोविड का क्या है, सार्स कोविड-2 है, मर्स की वायरस का नाम क्या है, मर्स कोविड। तीनों ही एक जैसी बीमारी है, बट इनके थोड़ा इनमें क्या डिफरेंस है, वायरस में डिफरेंस है, वैक्सीन में डिफरेंस है, जेनेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस है। तो इस वजह से ये हुआ था कि ये चीन से ही फैली थी। 2012 में जो मर्स अपनी अरेबिक कंट्रीज में फैला था। और जो सार्स है उसको हम किस नाम से भी जाना जाता है, किलर निमोनिया के नाम से और साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है।
वो इस निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, वो सब सास मर्स और कोविड-19 में सिम्टम्स है। कोविड-19 का तो अपना वायरस क्या था, अपनी एयर में भी आ गया था, जिसके थ्रू फैल रहा था, चीन से लेके पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, कितने लोग मरे थे, तो अपने पूरे एनवायरमेंट में हो गया था। ये चीज है। तो यहाँ पे केवल यही पता होना चाहिए कि इसका वायरस का नाम कौन सा, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा, कहाँ से फैला था, क्या फैला था, ये कॉमन चीज ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी कोविड-19 ये थोड़ा करंट का पार्ट होता है, उसको डिटेल में अलग पढ़ते हैं। अब हो जाता है अपना, नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लू या इन्फ्लुएंजा। इसमें वही सेम है, वायरस के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो उसका वायरस का नाम क्या है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। फ्लू या इन्फ्लुएंजा दोनों एक ही चीज है, या फिर इसको फ्लू बोल लो या फिर इन्फ्लुएंजा बोल लो। तो उसका वायरस का नाम क्या है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। किसको इफेक्ट करता है, वही अपने लंग्स को इफेक्ट करता है। वही जो चीजें होती हैं जुकाम में होती हैं, कोविड में थी, निमोनिया में थी, वही सब थी। और कैरेक्टर्स भी इसके वही रहेंगे। अपने किससे फैलता है, एयर एनवायरमेंट के थ्रू फैलता है फ्लू अपना। और कैरेक्टर्स क्या है अपने, वही बुखार आना, कफ, कोल्ड, स्नीज, छींके आना, अपनी सांस लेने में दिक्कत होना, ये फ्लू के क्या है, कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमें क्या याद रखना होता है, इसकी प्रोटीन। जो मैंने आपको बताई थी ना कि जो वायरस की बॉडी होती है वो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से बनता है। तो इसमें प्रोटीन का नाम दिया जाता है, फ्लू के जो प्रोटीन होते हैं उसमें H1N1 प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ से आपके इसमें से फ्लू में से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सब चीज तो कॉमन है, कैरेक्टर्स हुआ, कैसे फैलता है, कौन इफेक्ट होता है, ये तो कॉमन है। वायरस का नाम पता होना चाहिए, और उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, H1N1। नाम क्या है, हीमोग्लोटिनिन और न्यूरामिनिडेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब फ्लू तीन तरीके के होते हैं अपने, स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू होता है, हांगकांग फ्लू होता है। तीन तरह के आपके क्या है, फ्लू के टाइप्स हैं इसमें। तो ऐसे क्या वही आप प्रोटीन इंपॉर्टेंट है कि स्वाइन फ्लू में कौन सा प्रोटीन होता है, H1N1 प्रोटीन होता है। और बर्ड फ्लू हो गया या फिर एवियन फ्लू हो गया, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, H5N1 प्रोटीन होता है। और हांगकांग जो फ्लू हो गया उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, H3N2 प्रोटीन होता है। केवल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या प्रोटीन्स के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। और इफेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है, वही कॉमन तो अपना वही लंग्स है। लेकिन जो अपना जो स्वाइन फ्लू है उसमें अपनी आंखें भी इफेक्ट होती हैं, सूज जाती हैं, दिक्कत होती है। और वही बर्ड फ्लू में भी अपने लंग्स इफेक्ट होते हैं। और हांगकांग का तो केवल प्रोटीन का नाम याद होना चाहिए। और ये स्वाइन फ्लू किससे फैला था, अपने पिग से फैला था। बर्ड फ्लू तो बर्ड्स के थ्रू फैला ही था, कॉक हैन, मुर्गा मुर्गी हो गए, उनके थ्रू फैला था। और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू की हमें क्या मेडिसिन भी पता होना चाहिए, उनका नाम क्या है, टेमी फ्लू। ये हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहाँ पे। ये आपको फ्लू के बारे में नॉलेज हो गई, इससे एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे, चार डिजीज और रह गए, इनको और पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है, एक पहला नाम क्या है इसका, इवोला। इवोला में वही सब सेम चीज हम पढ़ेंगे। इसकी वायरस का नाम क्या है, इवोला वायरस या फिर फ्लोवी डीआई वायरस। इसको हम 21st डे फीवर भी कहते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोनों चीज। इसके सिम्टम्स क्या है, वो अपने वही फीवर आ जाता है, बॉडी में दर्द होता है, कफ कोल्ड होता है, वही इसके क्या है सिम्टम्स है, कोई अलग चीज नहीं है। और किससे फैलता है, वही अपने फ्रूट बैट से, चमगादड़ से फैलाता है। ये भी ये नॉर्मल सी चीजें आपको एज इट इज पढ़ना है, और कुछ भी नहीं है समझाने वाला इसमें। और इसमें क्या होता कि हुआ था कि 2040 में जो टाइम मैगजीन ने जो इवोला फाइटर टीम थी उसको कौन सा पर्सन ऑफ द ईयर से अवॉर्डेड किया गया था। ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इवोला फाइटर जो टीम थी उसको 2040 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट डिजीज हम कौन सी पढ़ेंगे, एनसीफेलिटिस डिजीज पढ़ेंगे। एनसीफेलिटिस डिजीज काफी डेंजर है। इसमें क्या होता है, दिमागी बुखार हो जाता है, मेंटल फीवर हो जाता है। आपने सुना होगा दिमागी बुखार चढ़ गया, ये हो गया है। तो अपने मेंटल जो मेम्ब्रेन है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, डियामीटर है, पायामीटर, तीन जो मेम्ब्रेन पाई जाती है डिफरेंट ब्रेन में, वो क्या होती है, सूज जाती है, उनको इफेक्ट करती है ये। तो क्या दिमागी बुखार हो जाता है, काफी सीरियस कंडीशन हो जाती है। ये भी अपनी क्या होती है, एक वायरस डिजीज होती है। तो एनसीफिलिटिस में तीन तरीके की डिजीज आती है, वो उनका नाम क्या है, निपा वायरस हो जाता है, एक जापानी एनसीफिलिटिस हो जाती है, और चमकी बुखार आपने सुना होगा, बिहार में काफी हुआ था ये। लेटेस्ट केस भी बिहार में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ चमकी का। तो ये आपको चीज सुना होगा। निफा वायरस में पहले हम क्या याद रखने, वही सेम है जिसका वायरस पता होना चाहिए। निफा का वायरस कौन सा है, निप वायरस होता है, या फिर निपा वायरस भी कहते हैं। जापानी एनसीफिलिटिस का फ्लैवी वायरस होता है। चमकी का एक्यूट एंसीफ्लेटिस वायरस होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AEV।
ये आपको अच्छे से वायरस के नाम याद होने चाहिए। अब ये कैसे फैलता है? पहला तो निफा वायरस सबसे पहले तो पब्लिक पिग से फैला था, उसके बाद अभी चमगादड़ से भी फैलने लग गया था। और केरल में आया था, इंडिया में तो आया था 2080 में आया था। सबसे पहले जो केस मिला था उसका मलेशिया में मिला था। कहाँ मिला था? निपा नामक जगह पर इसका निपा का केस मिला था। और जो जापानी एनसीफ्लिटिस है, इसका वेक्टर कौन सा है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से फैला था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद होना चाहिए। जापानी एनसीफ्लिटिस किस मच्छर से फैलता है? क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स से। और उसका जो फेमस जो केस मिला कहाँ पे हुआ था? यूपी का जो गोरखपुर जगह है वहां पे काफी ये फेमस हुआ था, काफी फैला था। और जो मिशन जो दस्तक है किससे रिलेटेड है? जापानी एनसीफ्लिटिस से। ये ऐसे याद होना चाहिए। और कब हुआ चला था? ये 2080 में चला था। और नेक्स्ट जो चमकी है वो अपना लीची खाने से फैला था। ये आपको वेक्टर्स में इंपोर्टेंट है, वेक्टर पता होना चाहिए। जापानी एनसीफ्लिटिस क्यूलेक्स से, वो पिग और बैट से, और ये लीची से फैला था। और लेटेस्ट जिसका केस है बिहार में हमको मिला था। आई होप आपको एनसीफ्लिटिस याद क्लियर हो गया होगा। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, फ्लू में टाइप्स याद करने हैं, एनसीफ्लिटिस के टाइप्स याद करने हैं। और जो साथ में पढ़ने वाली चीजें उनको साथ में पढ़ेंगे तो आपको इजिली होता जाएगा। अगर आपको अलग अलग पढ़ो काफी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट तो डिजीज बची है वायरस में, वो उसका नाम पहला हार्पीस और दूसरा चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस में से आपके जो सेंट्रल में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आ सकता है तो आ सकता है, वैसे कोई इंपोर्टेंट इतना खास नहीं है तो, लेकिन आप उसको नाम पता होना चाहिए। हार्पीस डिजीज है, वही हम वायरस पढ़ेंगे तो वो हार्पी वायरस से फैलता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल अपना कौन सा पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और अपना हर्पीज में वही अपनी स्किन इफेक्ट होती है। और हर्पीज एक एसटीडी डिजीज होती है, ये आपको पहले ही बता दिया था। क्या होता है इसमें? रैशेज हो जाते हैं, डार्क प्लेस हो जाती है, स्किन काफी दिक्कत हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है हर्पीज में एक तरीके से। तो ये आपकी क्या होती है? ये कि बस ये पता होना चाहिए कि क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है हर्पीज एक, ये पता होना चाहिए। वायरस में तो कुछ खास याद करने का नाम ही है ही नहीं। हर्पी में तो हर्पी वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट अपना कौन सा? चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस में कौन सा वायरस पाया जाता है? रैप्टो फैमिली का वायरस पाया जाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल अपना कौन सा होता है? आरएनए होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, जो ब्रेन का क्या होता है? पार्ट होता है। केवल आपको इधर नाम याद होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। या आप ब्रेन पढ़ोगे तो उधर अच्छे से बताया जाता है। बस ये पता होना चाहिए कौन सा इफेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे फैलता है? मक्खी से, मच्छर से, फीमेल एडिस मच्छर से फैलता है। और ये कॉमनली सबसे ज्यादा 14 साल के बच्चे में फैलने के मोस्ट चांसेस रहते हैं। ये आपकी एक तरीके से पूरी वायरल डिजीज क्लियर हो गई है, लाइन टू लाइन विद कंटेंट बहुत अच्छे से हो गई है। एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की नीड नहीं है। तो आप इसको रोक के आप एज इट इज आप नोट्स भी बना सकते हो कंप्लीट। थैंक यू सो मच।